नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चा कि इससे पहले हम लोग हिंदी ग्रामर में ये पढ़ चुके थे बच्चा कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण में हम लोग स्वर वर्ण थोड़ा सा पढ़े थे, इसके वर्गीकरण में पढ़े थे हम लोग, है ना। अब आगे हम लोग आगे क्लास चलेगा बच्चा। ये जो क्लास है आपका हिंदी स्पेशल क्लास है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्पेशल क्लास 6 क्लास 9 CHS की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे CHS एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। इसमें आप यदि हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी यदि पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार बच्चा हम लोग पढ़े थे, है ना, ओष्ठवृत्ति के अनुसार, ठीक है ना, मुंह के खुलने के अनुसार से, है ना। अब आप लोग पढ़ेंगे, है ना, जीवा के प्रयोग के आधार पे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बच्चा? जीवा के प्रयोग के आधार पे, यानी जीव के प्रयोग के आधार पे, है ना, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। तो जीव के प्रयोग के आधार पे स्वरों को बच्चा आपके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। जीव के प्रयोग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है ना। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी 3 भागों में बांटा गया। तो देखिए अब अग्रस्वर होता है क्या, तो जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का, है ना, अगला हिस्सा कार्य करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग जीवा दिख रहे हैं ये पे, हैं, ये जीवा है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, आगे वाला हिस्सा, ये आपका ऊपर उठता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहेंगे। अब जैसे आप लोग बोलिएगा ई बोले ई ए, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना, तो ऐसे समझ में आ रहा है। तो आपके जो अग्रस्वर होंगे ई ए और ए, ये क्या होंगे? आपके अग्रस्वर। अब देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है मध्य स्वर। जीव को, है ना, जैसे अब हमें कह सकते हैं कि ये जीव है तो इसको, है ना, कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। ये आगे वाला हिस्सा यदि ऊपर उठता है तो अग्रस्वर, ये यदि आपका बीच वाला हिस्सा, है ना, समान अवस्था में, यानी कह सकते हैं कि जैसे एकदम समान अवस्था में ऊपर उठता है, यानी ये, तो आपका कह सकते हैं कौन सा स्वर होगा? मध्य स्वर होगा, ठीक है ना। और जब जीवा का पीछे वाला भाग, है ना, ऊपर उठता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके स्वर जीव के अनुसार कितने भागों में बांटे गए बच्चा? 3 भागों में, ठीक है ना। अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब जिसमें बताया कि हम लोग कौन कौन सा आएगा, ई और ए और ए आएगा, ठीक है ना। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा जो होती है आपकी समान अवस्था में रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे बोली है ना, देखिए जो है आपका बच्चा क्या है? मध्य स्वर है, ठीक है। ऐसे पश्च स्वर, जब पश्च स्वर की बात किया जाएगा तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पीछे वाला भाग ऊपर उठता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ उ ओ औ, है ना, आ। तो अब पीछे वाला भाग क्या होगा? ऊपर उठेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा कि अग्रस्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं और पश्च स्वर किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अगले में जो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो स्वरों के वर्गीकरण में अभी हम लोग पढ़े थे जीवा के आधार पे, ठीक है ना। अब आ गया हम लोग को ओठ की स्थिति के आधार पे, ठीक है ना, ओठ के स्थिति के आधार पे। अब ओठ के स्थिति के आधार पे हम लोग स्वरों को 2 भागों में बांटे। कितने भागों में बच्चा? 2 भागों में। पहला आपका वृत्तिमुखी और दूसरा अवृत्तिमुखी, है ना। पहला हम लोग पढ़े वृत्तिमुखी, दूसरा अवृत्तिमुखी। वृत्त मतलब आप लोग नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो ओठ होगा ये वृत्त यानी गोल हो जाएगा, है ना, गोल गोल ऐसे बोले ना, है ना। तो ऐसे वृत्तिमुखी और अवृत्तिमुखी में आपका ओठ गोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अवृत्तिमुखी, तो जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ वृत्त यानी गोलाकार नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवृत्तिमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जो ओठ होता है वृत्त यानी गोलाकार नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी कहते हैं, ठीक है ना। तो अवृत्तमुखी में आपका आ जाएगा ए और ए, ये क्या होंगे बच्चा? आपका अवृत्तमुखी होंगे।
लेकिन वृत्तमुखी में जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ है ना आपका वृत्तमुखी हो जाए यानी गोल हो जाता है ना, वृत्तमुखी यानी गोल हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तमुखी कहेंगे। जैसे ऊ, देखिए गोल हो रहा है ना, ऊ है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर ओ है ना, ओ, फिर आ, ठीक है ना। जो ये डॉक्टर वाला आ होता है ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चा, वृत्तमुखी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं है ना, ऊ ओ आ, है ना, ये आपके क्या होंगे, वृत्तमुखी हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं बच्चा, आगे, ठीक है ना। आगे हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पे हम लोग स्वरों को कितने भागों में बांटे बच्चा, दो भागों में बांटे, है ना। हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पे स्वरों को दो भागों में बांटा गया, कितने भागों में, दो भागों में। पहला है ना निरुनासिक, ठीक है, या मौखिक स्वर कहते हैं, है ना, अनुनासिक, ठीक है ना, निरुनासिक और अनुनासिक। तो मौखिक स्वर इसे कहा जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, है ना, मौखिक स्वर मतलब समझ रहे हैं ना, मुख से निकले, तो जिन स्वरों का उच्चारण में हवा केवल मुख से निकले उन्हें है ना मौखिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकले, केवल मुख से निकले, उसे मौखिक या निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। अब मौखिक या निर्नुनासिक स्वर में आपके आ जाएंगे अ, है ना, आ और ई। और ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि जो जितने भी आपके जो स्वर होते हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, ई, है ना, ई, छोटी बड़ी, है ना, ऊ, है ना, छोटा हूँ बड़ा हूँ, री, है ना, ए, है ना, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या होंगे बच्चा आपका निरुनासिक, है ना, निरुनासिक होंगे, ठीक है ना। अब अनुनासिक की बात किया जाता है, तो अनुनासिक क्या होते हैं, है ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अनुनासिक की बात किया जाए, ठीक है ना, अनुनासिक के। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ किससे निकले, नाक से निकले, मुख से तो निकलेगा और इसके साथ साथ किससे निकलेगा बच्चा, नाक से निकलेगा, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग बोलते हैं अ बोलते हैं ना, तो ये अ आप क्या है निरुनासिक होगा। अब ये है ना, जब इस पे क्या हो जाएगा, सब पे चंद्रबिंदी लग जाए, क्या लग जाएगा बच्चा, चंद्रबिंदी। तो अब देखिए सब पे चंद्रबिंदी लग जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, निरुनासिक हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी अनुनासिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनुनासिक। तो अ पे हो जाएगा, आ पे हो जाएगा, छोटी पे हो जाएगा, लेकिन बड़ी पे नहीं होगा, छोटाओं पे हो जाएगा, बड़ाओं पे हो जाएगा, ठीक है ना, आपका ए पे हो जाएगा, लेकिन अ पे चंद्रबिंदी नहीं होगा, ठीक है ना, ओ पे चंद्रबिंदी नहीं होगा, औ पे चंद्रबिंदी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए चंद्रबिंदी जिस पे यदि ऊपर मात्रा होती है उस पे चंद्रबिंदी नहीं लगता है ना, तो उस पे लगता क्या है, बिंदी लगता है ना, ऐसे बिंदी लग जाएगा, ठीक है, एक बिंदी लग जाता है, समझ रहे हैं ना। उस पे क्या लगता है, एक बिंदी लगता है, उस पे चंद्रबिंदी कभी भूल के नहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आएगा निरुनासिक स्वर क्या होते हैं और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। एक बार सही बच्चे फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। अगला है आपका प्राणत्व के आधार पे, क्या बोले बच्चा, प्राणत्व के आधार पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किसके आधार पे बच्चा, प्राणत्व के आधार पे। तो देखिए प्राण मतलब होता है हवा, प्राण मतलब क्या होता है, हवा। अब देखिए अब यहाँ से मुख से जब हवा निकलने की बात कर रहे हैं यानी उसके आधार पे, यहाँ प्राण का अर्थ क्या होता है बच्चा, आपका हवा यानी वायु से है, ठीक है ना। सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, समझ रहे हैं ना, सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, इसलिए इन सभी स्वरों को क्या कहा जाता है बच्चा, अल्प प्राण कहा जाता है ना। तो अल्प प्राण, समझ रहे हैं ना, तो सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, इसलिए सभी स्वरों को क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं। तो प्राणत्व के आधार पे, है ना, किसके आधार पे, प्राणत्व के आधार पे दो भागों में बांटा गया। एक हुआ आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आपका क्या हुआ, महाप्राण, ठीक है ना। तो जितने भी आपके स्वर होते हैं बच्चा, सभी स्वर क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। क्लियर, सभी स्वर क्या होते हैं, आपका अल्प प्राण होते हैं। आगे घोषत्व के आधार पे, घोष मतलब होता है बच्चा आपका कंपन, है ना, घोष मतलब क्या होता है बच्चा, आपका कंपन। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ घोष का अर्थ होता है स्वर तंतुओं या श्वास में क्या होता है, आपका कंपन होता है। घोषत्व का मतलब होता है कंपन, यानी कंपन के आधार पे जब स्वरों का उच्चारण,
है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है। स्वरों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सघोष वर्ण कहा जाता है, यानी घोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। तो सभी जितने भी आपके स्वर होंगे, सभी स्वर क्या होंगे बच्चा, घोष वर्ण होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है ना। सभी जो स्वर होते हैं ये घोष वर्ण कह सकते हैं या तो सघोष कह सकते हैं। घोष मीन्स होता है कंपन। ठीक है ना। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्लियर। चलिए आगे आते हैं बच्चा अगले टॉपिक पे। यहाँ पे देख रहे हैं अयोगवाह। क्या है बच्चा, आपका अयोगवाह। तो आप लोग जब स्वरूप पढ़े थे तो स्वर में आपके पढ़े थे कि जो अंग होता है और आपका अ जो होता है बच्चा, ये दोनों क्या होता है, अयोगवाह होता है। ठीक है ना। क्या होता है, अयोगवाह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंग की ये मात्रा होती है, और ये देख रहे हैं ये को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। ये दोनों क्या है बच्चा, आपका अयोगवाह है ना। ये न तो स्वर है और न ही क्या है, व्यंजन है। ठीक है ना। ये जो अंग और अ है ये दोनों क्या है बच्चा, अयोगवाह। ये दोनों न तो स्वर हैं न तो व्यंजन है ना। तो हम लोग स्वर वर्ण को खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।